जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ओके, इकोनोमेट्रिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। लास्ट हमने जो किया था वो था कोरिलेशन थ्योरी, और हमने कोरिलेशन थ्योरी के बारे में बेस्ट पॉसिबल जो एमसीक्यूज़ के हवाले से हो सकता था टॉपिक्स वो हमने देखे। अब हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर। अच्छा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर देखें, इसके पहले मैं थीम एक दो लाइंस में एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स के सॉल्यूशंस के लिए इकोनॉमिक थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिस तरह OLS है, GLS है, ILS है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर होता है, जनरलाइज लीस्ट स्क्वेयर GLS हो गया, ILS होता है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर एंड सो ऑन। लेकिन हम इसमें इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो मेजरली यूज़ किया जाता है, वो होता है OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है, अब OLS को की इम्पोर्टेंस क्या है, OLS होता क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर। OLS का दूसरा नाम CLS भी है, द क्लासिकल लीस्ट स्क्वेयर, और CLRM भी कहते हैं, द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये CLRM ही OLS का दूसरा नाम है। CLS भी है, OLS भी है। ओके, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर वन आप देख लें, ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है, OLS से जो आंसर आता है, कोर्टसैनिस लिखती हैं कि वो आंसर नियर टू एक्चुअल वैल्यू होता है, नियर टू एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्यूरेट के करीब तरीन होता है, आलमोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है, इसलिए हम उनको ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सिंपल प्रोसीजर। OLS को सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वाइड रेंज यूजेस है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में, मैक्रो में। 99% आलमोस्ट जो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं, डिमांड है, सप्लाई है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कंजम्पशन है, सेविंग है, जो भी है सारी OLS पे, रिग्रेशन मॉडल पे, लीस्ट स्क्वेयर मेथड पर ही अप्लाई करते हैं, यूज़ होती हैं, इसलिए इसकी रेंज बहुत वाइड है। लास्ट इम्पोर्टेंस इसके पास है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि लेमैन के लिए OLS को समझना भी काफ़ी इजी है। अब रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर या क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। रिग्रेशन मॉडल में हमने डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर चेक करना होता है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। सपोज करें हमारे पास एग्जांपल है, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें एक बात याद रख लें, रिग्रेशन मॉडल में लेफ़्ट साइड पर जो भी वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ISLM में कुछ हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो जैसा कि डायग्राम में हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो आलमोस्ट आमतौर पे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन ISLM मॉडल में, ISLM फ्रेमवर्क में ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। इसी तरह मेजरली क्या होता है या कैसे होता है, लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमारे पास y होता है और x होता है। y और x से मुराद क्या है, y का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बाकी हमने इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि y क्या है, a क्या है, और ये प्लस क्या साइन शो कर रहा है, b क्या है, x क्या है, और ये म्यू क्या है। इसके लिए मैं आपको बोर्ड के राइट साइड पे लेके चलता हूँ। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस म्यू की। तो हमारे पास ये देखें, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस म्यू। इस इक्वेशन में हमारे पास एक एक एलिमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। इस इक्वेशन को, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। सबसे पहले लीनियर क्यों है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों है। ये रिग्रेशन मॉडल है, इसमें एक तो हम रिग्रेशन चेक करें, डिपेंडेंसी चेक करें और वन वेरिएबल ऑन द एन अदर। ओके, सेकंड थिंग हम इसमें ये है कि हम इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं ये खैर हमने आगे भी जाके ये डिस्कस करना है। वैसे यहाँ आपको एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसमें वेरिएबल्स की पावर ओनली वन है, ना वन से कम है ना वन से ज़्यादा है। टू हो जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, थ्री हो जाएगी ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी
तो या अगर ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाएगी। ये आप फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी देख सकते हैं, ये इकोनोमेट्रिक्स में हमारे कोर्स का हिस्सा होती है। ये वो फ़िलहाल यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा चाह नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हमारे पास है कॉन्सेप्ट, और वो किस तरह से पूछेगा आई हैव नो आइडिया। बहरहाल आप लोगों को देख लेना चाहिए एक दफ़ा फिर भी, अगर वो किसी तरह स्क्वीज़ करके क्वेश्चन को या पूछ ले कि ये कौन सी क्वेश्चन है, बहरहाल आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और इसमें अच्छा ए और बी हमारे पास जो यूज़ किए हुए हैं, ए और बी की जगह आप अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ए नॉट बी नॉट भी यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे, इससे ये मैटर नहीं करता, इक्वेशन चेंज इससे नहीं होगी। एक ही क्वेश्चन है, जो कोर्सेनिस हैं वो ए और बी यूज़ करती हैं, जो गुजराती हैं वो अल्फ़ा बीटा फ़र्ज़ करें यूज़ करते हैं, कोई एक दो और ऑथर्स हैं कोई ए नॉट बी नॉट यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, मीनिंग सबका सेम है। अब इसकी ज़रा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वो हमने इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होती हैं। हाँ, नॉर्मल इक्वेशन का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के टेस्ट में एक आया था जो फेडरल का था, ठीक है। तो इस हवाले से वो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ भी पूछ सकते हैं कि देखें ये इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन, इसमें जितने वेरिएबल्स हैं ना, एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे उसकी उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। ये एक इसका ट्रिक याद रख लें, रूल कह लें, ट्रिक कह लें। इसमें y और x दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी दो नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी। सबसे पहली इक्वेशन को आपने सम से मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ x, और फिर हमने सम ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ x प्लस बी सम ऑफ x स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेशन भी होती है वो, क्योंकि हम जब थ्योरेटिकल देखेंगे कभी इकोनोमेट्रिक्स फिर देख लेंगे, फ़िलहाल इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वही हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है, इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। हमारे पास y और x ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ये देख लें, ये हमारे पास y और x दोनों वेरिएबल हैं, ये y और x दोनों वेरिएबल्स हैं। ओके, लेकिन y को कुछ हम अलग नाम भी देते हैं और x को भी अलग नाम देते हैं। y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसेंट, रिस्पांस वेरिएबल, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ओके, जबकि x को हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेशर, ये है कंट्रोल्ड और एक्सप्लेनेटरी, एंड लास्ट इज द प्रिडिक्टर वेरिएबल। ये सारे हमारे पास x के नाम है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके नेम है, ठीक है। वो ये पूछ सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, रिस्पांस कौन सा है, रिग्रेशर कौन सा है, कंट्रोल्ड कौन सा है, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा होता है इसमें। ओके, द नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने इसमें ये बताना है कि इस इक्वेशन में ए और बी क्या है, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ए और बी हमारे पास दोनों क्या होते हैं। ए और बी दोनों को इकट्ठे नाम अगर आप देखना चाहें, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये ए और बी दोनों को इकट्ठा हम कहेंगे ये ए और बी कांस्टेंट भी होते हैं, पैरामीटर्स भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, और ये एस्टिमेटर्स भी कहते हैं इन्हें। जबकि ए को हम कहते हैं इंटरसेप्ट और बी को हम कहते हैं स्लोप। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो में आपने देखा होगा, जो ऑटोनोमस वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वैसे ही इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई असरअंदाज नहीं होता। जैसे हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, उसको हम या इंटरसेप्ट ले सकते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो स्लोप होती है, जिससे हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं, रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं, वो हमारे पास बी होती है, ठीक है। बी हमारे पास इसमें स्लोप है। अब यहाँ लास्ट टर्म रह गया एक्सप्लेन करने के लिए, वो है म्यू। म्यू हमारे पास क्या होती है, म्यू को हम कहते हैं रैंडम टर्म या रैंडम वेरिएबल, स्टोकेस्टिक टर्म या स्टोकेस्टिक वेरिएबल, और एरर टर्म या एरर वेरिएबल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओएलएस की बेसिक्स हो गई। अब हमने ओएलएस की अजम्पशंस देखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस, जिसके लिए आपको मैं फिर एक दफ़ा बोर्ड के राइट साइड पे लेके चलता हूँ जी। ओएलएस के अजम्पशंस
देखें पूरी की पूरी इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट जो है वो ओएलएस के अजम्पशंस पे बेस करता है। एक एक अजम्पशन होती जाएगी, एक एक चैप्टर होता जाएगा। एक अजम्पशन कंप्लीट हुई, एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। खैर हम इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास अजम्पशन है ओएलएस की, म्यू इज़ रैंडम रियल वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ बस गो थ्रू करना है, वही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए हमने इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ म्यू इज़ इक्वल टू 0, मीन वैल्यू ऑफ म्यू क्या पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म, रैंडम टर्म, स्टोकेस्टिक टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आती हैं, कुछ नेगेटिव आती हैं और कुछ 0 होती हैं, तो हम उनकी एवरेज लें तो वो 0 आ जाती है। नेक्स्ट इज द सिग्मा स्क्वायर म्यू। जी, ये सिग्मा स्क्वायर म्यू द वेरिएंस ऑफ स्टोकेस्टिक वेरिएबल शुड बी कांस्टेंट। अच्छा, अजम्पशन जो होती है हम एज्यूम कर लेते हैं, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए कि म्यू का वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर म्यू कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगा। उस प्रॉब्लम की वो होगा तो पूरा एक हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स का जो चैप्टर है वो आ जाएगा। ओके, म्यू हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और नेक्स्ट इज, जी नेक्स्ट इज random terms of mu and mu are, yes, there are successive terms of random variables, suppose के mu I, mu j, mu k, अगर एक ही इक्वेशन में, एक ही मॉडल में रैंडम टर्म्स हों म्यू की, सॉरी एक ही इक्वेशन में नहीं, एक ही मॉडल में, एक ही इक्वेशन में तो एक ही हो सकती है, एक ही मॉडल में अगर डिफरेंट टर्म्स हों म्यू की सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं, म्यू आई, म्यू जे, म्यू के एंड सो ऑन, तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ, अगर होगा तो ऑब्वियसली होना तो है, जब उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप होगा तो ये प्रॉब्लम अराइज होगा, और जब ये प्रॉब्लम अराइज होगा तो हमारे पास इकानों का एक नया चैप्टर आ जाएगा। अब जैसे कोई बीमारी होगी, कि इंसानों को कोई बीमारी होगी तो उसकी मेडिसिन होगी, उसका क्योर फिर किया जाएगा। इसी तरह एक ये बीमारी है तो फिर ये प्रॉब्लम है, फिर इसका हम क्योर करेंगे। जी, सिक्स असम्पशन है कोवेरियंस ऑफ म्यू एंड एक्स इज इक्वल टू 0। जी, स्टोकेस्टिक वेरिएबल या एरर टर्म का किसी भी इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इनका कोवेरियंस भी 0 होना चाहिए। सेवंथ असम्पशन है explanatory variables are measured without error. It is assumed that all the explanatory variables are measured without error. Okay. The eighth is all the independent variables, explanatory variables or regressors x1, x2 and so on xn तक are not perfectly linearly correlated. किसी भी independent variable का आपस में कोई relationship नहीं होना चाहिए। ये अगेन हमारे पास बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनोमेट्रिक्स का चैप्टर है जो इस अजम्पशन पर बेस करता है कि हमारे पास x1, x2 एंड सो ऑन xn तक वेरिएबल्स का आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली होता है। आप इसमें डिमांड इक्वेशन ही देख लें, क्यू डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एंड पी नॉट और फैशन, वेदर, टेस्ट, इनकम वगैरह, तो ये आलमोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे ही एक दूसरे पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है। नाइन्थ है हमारे पास मैक्रो वेरिएबल्स शुड बी करेक्टली एग्रीगेटेड। ओके, नंबर 10 है रिलेशनशिप बीइंग एस्टिमेटेड इज आइडेंटिफाइड। ओके, रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए, उनके एस्टिमेशन मतलब यूनिक मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए। ये एक आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर होता है इकोनोमेट्रिक्स में, ये उसकी असम्पशन बताई हुई है, यूनिक मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए। द 11th इज़ द रिलेशनशिप इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड। जी, ये हमारे पास 11 असम्पशन थी जो कोर्सैनिस ने और गुजराती ने आलमोस्ट यही लिखी हुई है, और ये हमारे पास OLS का मेन इंट्रो है।